नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं कानपुर से, जहां पर हमारी यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा एक एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दी गई है। और ये एलिवेटेड कॉरिडोर बेसिकली जीटी रोड पर ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए बनाया जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो ये एक 4 लेन का रोड होगा जो कि NH91 के अलोंग बनाया जाएगा, जो कि पुराना NH91 है। रामा देवी से गोल चौराहा के बीच में बनेगा और 10.16 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी। फिलहाल कानपुर में 10.5 किलोमीटर के जीटी रोड सेक्शन पर 18 के आसपास रेल क्रॉसिंग्स है, जिससे कि लोकल कम्यूटर्स को बहुत दिक्कत होती है। कई बार कई घंटे तक उनको वेट करना पड़ जाता है। तो उसी को बाईपास करने के लिए इस एलिवेटेड रोड में 5 अलग अलग एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे, जिससे वो कम्यूटर्स भी इस एलिवेटेड रोड का इस्तेमाल कर पाएंगे। 988.3 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर खर्च आएगा। और एक बार जब इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाती है तो इसके ऊपर काम आगे बढ़ पाएगा। अगली दोस्त अपडेट केरला से है, जहां पर वायनाड टनल को स्टेज 2 फाइनल क्लियरेंस मिल चुकी है हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की तरफ से। और अब इसके कंस्ट्रक्शन के लिए हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा 24 कंडीशन सेट की गई हैं। तो दोस्तों ये बेसिकली एक रोड टनल होगी, जिसको कोझिकोड वायनाड टनल भी कहा जा रहा है। नक्कमपोयल को मेपाड़ी से लिंक करेगी वाया कल्लाड़ी। और क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में हिल काट कर इसको बनाया जाना है, और वो भी वायनाड में, जहां पर भी 1.5-2 साल पहले हमने एक बड़ी लैंडस्लाइड देखी थी। और क्योंकि इसके लिए 17.26 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड की भी जरूरत थी, तो कई सारे अलग अलग एरियाज में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए थी, जो अब फिलहाल कई सारी कंडीशंस के साथ इनको मिल चुकी है। 8.73 किलोमीटर लंबी ये टनल होगी और देश की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट होगी। 2134.5 करोड़ रुपए खर्च करके इसको तैयार किया जाएगा। अगली दोस्त अपडेट हमारे फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से है, जहां पर दोस्तों बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कई सारे अंडरग्राउंड पैसेज बनाने वाली है महालक्ष्मी रेस कोर्स के नीचे। और इसको लेकर अभी उन्होंने टेंडरिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है। दोस्तों ये बेसिकली पेडेस्ट्रियन सर्विस होंगे, जिसमें से एक सर्वे तो ऐसा होगा जो कि महालक्ष्मी रेस कोर्स, जिसको सेंट्रल पार्क में कन्वर्ट किया जाना है, उसको कोस्टल रोड की ओपन स्पेस जो भी तैयार की जाएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा, उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा। बाकी सर्वेज महालक्ष्मी रेस कोर्स को एक्वालाइन पर नेहरू साइंस सेंटर मेट्रो स्टेशन और आचार्य अत्रे चौक मेट्रो स्टेशन से भी लिंक करेंगे। 500 करोड़ रुपीस के आसपास इसके ऊपर खर्च हो गए और फिजिबिलिटी वगैरह काम इसके ऊपर किया जा रहा है। और साथ साथ टेंडरिंग भी स्टार्ट हो गई है। अगली दोस्त अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जो एक और नई कोच मेंटेनेंस फैसिलिटी सेटअप करने जा रहे हैं उड़ीसा के अंदर। और इसके लिए गंजम डिस्ट्रिक्ट के बहरामपुर स्टेशन के पास गोलनथारा लोकेलिटी को चुना गया है। तो दोस्तों ये मेंटेनेंस फैसिलिटी एक टाइप का सैटेलाइट कोचिंग डिपो होगा, और ये मेनली बहरामपुर रेलवे स्टेशन को ही सर्व करेगा, क्योंकि अभी के समय में बहुत सारी ऐसी ट्रेन हैं जो कि बहरामपुर से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। और क्योंकि रेलवे से आगे चलकर इन नंबर्स को बढ़ाना चाहता है, तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए मेंटेनेंस डिपो अच्छा खासा रोल प्ले कर सकता है। रेलवे बोर्ड ने फिलहाल इस मेंटेनेंस फैसिलिटी को लेकर सर्विस सैंक्शन कर दिया है, और एक बार जब ये हो जाता है तो हमें और चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्त अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट एक और नया मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तैयार करने जा रही है। और इसके लिए स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु के द्वारा कंसल्टेंट हायरिंग स्टार्ट कर दी गई है। तो दोस्तों ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क थूथुकुडी के अंदर बनकर तैयार होगा, जो फैला होगा 173 एकड़ के एरिया में, जहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स, रेल, वाटर सप्लाई, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, पावर और स्ट्रीट लाइटिंग जैसी फैसिलिटीज सिपकोड के द्वारा ही बनाई जाएंगी। एक टाइप का ये रीजनल फ्रेट एग्रीगेशन हब होगा, जहां पर लॉजिस्टिक को लेकर कंप्लीट इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार चाहती है कि चेन्नई और कोयम्बतूर के पास थूथुकुडी को तमिलनाडु का एक मेगा लॉजिस्टिक हब बनाया जाए। अगली दोस्त अपडेट एक नए RRTS कॉरिडोर को लेकर है, जहां पर हरियाणा सरकार के द्वारा नोएडा गुड़गांव RRTS की फाइनल अलाइनमेंट क्लियर कर दी गई है। और ऐसा भी बताया गया है कि इसको दिल्ली मेरठ RRTS की लाइंस पर ही तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों गुड़गांव नोएडा RRTS के बारे में आप कह सकते हैं कि ये देश का ऐसा पहला RRTS कॉरिडोर होगा जो दिल्ली को बाईपास करके बनाया जाएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी कॉरिडोर्स प्लान किए गए हैं NCRTC के द्वारा, वो सारे के सारे दिल्ली से ही स्टार्ट होते हैं। 64 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ होगी, और उसमें से भी 52 किलोमीटर का हिस्सा सिर्फ हरियाणा में होगा। और उसमें ही गुड़गांव में इफ्को चौक से ग्वाल पहाड़ी तक 14 किलोमीटर के कॉरिडोर को एक इंटीग्रेटेड कॉरिडोर के रूप में तैयार किया जाएगा, जिनकी गुड़गांव मेट्रो और RRTS दोनों को यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। जैसे कि दिल्ली मेरठ RRTS पर मेरठ मेट्रो और RRTS इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करता है, सिमिलरली गुड़गांव मेट्रो और RRTS भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करेगा इस 14 किलोमीटर की स्ट्रेच पर। इफ्को चौक और सेक्टर 61 RRTS कम मेट्रो स्टेशन का काम करेंगे, जबकि सेक्टर 29 मिलेनियम सिटी सेंटर, सेक्टर 52 वजीराबाद, सेक्टर 57 और सेक्टर 58-61 इनको मेट्रो ओनली स्टेशन के रूप में तैयार किया जाएगा। RRTS इंटरसिटी ट्रैवल को हैंडल करेगा, जबकि मेट्रो विद इन द सिटी ऑपरेट करेगी। इसके साथ ये भी बताया गया है कि दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन, गुड़गांव रैपिड मेट्रो और गुड़गांव मेट्रो के अंतर्गत जो नई मेट्रो लाइन बनेगी पचगांव से, उसको भी डायरेक्ट इस कॉरिडोर से कनेक्ट किया जाएगा।
अगली दोस्तों अपडेट पटना रिंग रोड से है, जहां पर शेरपुर कन्होलिंग स्ट्रेच के लिए भी एनएचएआई को बिड्स रिसीव होना स्टार्ट हो चुकी है और ऐसा बताया गया है कि अगले 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करके लेटर ऑफ अप्रूवल दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये अगेन एक 6 लेन की स्ट्रेच होगी पटना रिंग रोड की, जिसकी लेंथ अराउंड 9.98 किलोमीटर की बताई गई है। इसमें से 8.48 किलोमीटर का मेन कैरेज वे होगा, जबकि 1.5 किलोमीटर का रैंप होगा जो कि कन्होली जंक्शन पर बनाया जाएगा। 777.79 करोड़ रुपीस का खर्च आएगा इसको बनाने के लिए और ऐसा बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर ही इसे फंड करेंगे। अगली दो अपडेट कोलकाता मेट्रो से है, जो देश की पहली बैटरी बैकअप वाली मेट्रो बन चुकी है, क्योंकि सेंट्रल मेट्रो स्टेशन के पास एक सब स्टेशन में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सेटअप कर दिया गया है। दोस्तों बेसिकली ये काम कोलकाता मेट्रो की ब्लू लाइन के लिए किया गया है, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि ब्लू लाइन पर पावर फेलियर्स देखने को मिले हैं और जब भी पावर फेलियर होता था तो लोगों को मेट्रो से बाहर निकलकर पैदल चढ़कर मेट्रो स्टेशन तक जाना पड़ता था और ये प्रॉब्लम कई बार आ चुकी है। इनफैक्ट एक बार तो ये प्रॉब्लम टनल के अंदर भी आई थी। तो इसी को हैंडल करने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यहाँ पर तैयार किया गया है, जिससे होगा ये कि आगे चलकर जब भी कोई पावर आउटरेज होगा तो मेट्रो एकदम रुकेगी नहीं, वो फिर इस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के थ्रू पावर हो पाएगी और एटलीस्ट अगले मेट्रो स्टेशन तक तो वो काफ़ी इजीली पहुंच ही जाएगी। और क्योंकि रेलवेज के द्वारा सेटअप किया गया है तो उनका कहना है कि ट्रायल्स वगैरह यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ट्रायल्स के दौरान 55 kmph की स्पीड ने काफ़ी इजीली अचीव कर ली थी और क्योंकि सब कुछ सही था तो अब इसे ऑपरेशन भी कर दिया गया है और ये ऐसी पहली मेट्रो बन चुकी है। अगली दोस्तों अपडेट फिर से मुंबई से ही है, जहां पर समृद्धि महामार्ग पर आने जाने वाले कम्यूटर्स के लिए MMRDA एक नया एलिवेटेड हाईवे डेवलप करने जा रही है और उसको लेकर उन्होंने पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट अनवेल कर दिया है। तो दोस्तों इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाऊं तो अभी होता ही है कि समृद्धि महामार्ग वाले कम्यूटर्स जैसे ही इस एक्सप्रेसवे को एग्जिट करते हैं और मुंबई और थाने के आउटस्कर्ट्स पर एंटर करते हैं तो उनको ह्यूज ट्रैफिक कंजेशन फेस करना पड़ता है और उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए एलिवेटेड रोड यहाँ पर बनाया जाएगा, जो बनेगा साकेत से हमने के बीच में। 21.35 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी, जिसमें से 8.8 किलोमीटर का हिस्सा ग्रीनफील्ड होगा और बाकी ब्राउनफील्ड होगा, जहां पर वाइडनिंग और एक्सपेंशन का काम किया जाएगा। MMRDA के अकॉर्डिंग 6,748 करोड़ रुपये इसका खर्च आएगा इस प्रोजेक्ट के ऊपर और एक बार जब तैयार हो जाता है तो थाउजेंड्स ऑफ कम्यूटर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है, जहां पर अडानी ग्रुप के द्वारा इस एयरपोर्ट पर भी डीजी यात्रा फैसिलिटी को लॉन्च कर दिया गया है और इसके चलते आप देखेंगे कि नवी मुंबई एयरपोर्ट पर लोगों का वेटिंग टाइम काफ़ी कम हो जाएगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि डीजी यात्रा में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे होता यह है कि एयरपोर्ट चेक पॉइंट्स पर कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस प्रोसेसिंग हो पाती है और इवेंचुअली लोगों का वेटिंग टाइम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि पेपर वर्क में आपको काफ़ी समय लग जाता था। पर क्योंकि अडानी ग्रुप कई सारे पहले भी उनके एयरपोर्ट्स पर डीजी यात्रा को लॉन्च कर चुकी है, तो अब यहाँ पर भी लॉन्च किया गया है और इवेंचुअली इसका आपको बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।